इस सेक्शन में हम कुछ लीगल प्रोविजंस की ग्रेविटी को समझते हैं। आईपीसी की धारा 75, 76 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8, इंडियन पीनल कोड और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जो गंभीर क्रिमिनल कंडक्ट से डील करते हैं। आईपीसी की धारा 75 एनहांस्ड पनिशमेंट से डील करती है कुछ ऑफेंसेस के लिए अगर किसी व्यक्ति की प्रीवियस कन्विक्शन है। बेसिकली अगर कोई पहले ही कुछ खास सीरियस क्राइम्स के लिए दोषी पाया जा चुका है तो अगले ऑफेंस पर काफी स्ट्रिक्टर पेनल्टी लगेगी। कानून रिपीट ऑफेंडर्स को ज्यादा गंभीरता से देखता है। यह सेक्शन लीगल सिस्टम के कमिटमेंट को दिखाता है कि आदतन जुर्म को रोका जाए और समाज की उन लोगों से हिफाजत की जाए जो बार बार गैर कानूनी काम करते हैं। इसका लागू होना ही बताता है कि सिचुएशन गंभीर है जिससे बेल जैसी चीजों में मुश्किलें आती हैं। आईपीसी की धारा 76 ऐसे एक्ट के बारे में है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया हो जो कानून से बंधा हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से खुद को कानून से बंधा हुआ मानता हो, मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं। हालांकि यह सेक्शन कुछ सर्कमस्टेंसेस में एक डिफेंस का काम कर सकता है, पर सीरियस एलिगेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, खासकर जिनमें दूसरों को नुकसान हुआ हो या समाज पर गहरा असर पड़ा हो, इसका इस्तेमाल बहुत बारीकी से जांचा जाता है। अगर लीगल ड्यूटी की गलतफहमी में किए गए एक्ट के सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो सिचुएशन को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। सिर्फ इस सेक्शन का हवाला देने से मामले की ग्रेविटी कम नहीं हो जाती, खासकर जब अंडरलाइंग एक्शंस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा हो। कोर्ट्स दावे की वैलिडिटी को ध्यान से एग्जामिन करेंगी। अब आते हैं पीओक्सओ एक्ट पर, खासतौर पर धारा 8 जो बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसे घिनौने अपराध से डील करता है। यह सेक्शन सेक्सुअल असॉल्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सख्त सजा बताता है। पीओक्सओ एक्ट बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाया गया था। इस एक्ट के तहत आने वाले ऑफेंसेस को जुडिशरी और समाज बहुत ही ग्रेविटी से देखता है। बच्चों की सुरक्षा एक फंडामेंटल कंसर्न है और कोई भी एक्ट जो उनकी सेफ्टी और मासूमियत को भंग करता है उससे कानून की पूरी सख्ती से निपटा जाता है। ऐसे ऑफेंसेस का नॉन बेलेबल होना चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए समाज की गहरी कमिटमेंट को दिखाता है। कुल मिलाकर ये लीगल प्रोविजंस इस बात की गंभीरता को दिखाते हैं कि भारतीय कानूनी ढांचा रिपीट ऑफेंडर्स, गलती से किए गए दावे के बावजूद गंभीर नुकसान पहुंचाने वाले एक्ट्स और बच्चों के खिलाफ अपराधों को कितनी गंभीरता से लेता है। जब लोगों पर ऐसी धाराओं के तहत आरोप लगते हैं तो बेल मिलना बेहद चैलेंजिंग हो जाता है। कानून इसलिए बनाया गया है ताकि जस्टिस हो और कमजोर लोगों की हिफाजत हो सके। ऐसे केसेस में शुरुआती प्रिजम्पशन अक्सर यही होता है कि अक्यूज ट्रायल तक कस्टडी में रहे जब तक कि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कोर्ट के सामने बेल के लिए मजबूत कारण असरदार तरीके से पेश न करें। अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की चुनौती पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐसे केस में बेल मिलना मुश्किल क्यों होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस शब्द को समझना क्रूशल है। इसका मतलब ये नहीं कि बेल कभी मिल ही नहीं सकती, बल्कि इसका मतलब है कि बेल मिलना एक्यूज्ड व्यक्ति का ऑटोमेटिक अधिकार नहीं है। ऐसी सिचुएशंस में बेल देने का फैसला पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है। कोर्ट को कन्विंस होना चाहिए कि एक्यूज्ड को बेल पर रिहा करना जस्टिफाइड है, सभी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। यह डिस्क्रेशनरी पावर बहुत सावधानी से इस्तेमाल की जाती है, खासकर सीरियस क्राइम्स के लिए। पुलिस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल नहीं दे सकती, सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या हायर कोर्ट ही यह फैसला कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की आर्गुमेंट्स सुनने के बाद पीओक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत आने वाले ऑफेंसेस या सीरियस क्राइम्स जहां आईपीसी की धारा 75 प्रीवियस कन्विक्शंस की वजह से लागू हो सकती है, कई इंपॉर्टेंट कारणों से नॉन बेलेबल माने जाते हैं। मुख्य चिंताएं हैं आरोप की गंभीरता और दोषी पाए जाने पर मिलने वाली पोटेंशियल पनिशमेंट गैप 2S, जो काफी ज्यादा हो सकती है। यह भी चिंता रहती है कि अक्यूज न्याय से बचने के लिए फरार हो सकता है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है या विक्टिम्स और विटनेसेस को डरा धमका सकता है। बच्चों के खिलाफ ऑफेंसेस में चाइल्ड विक्टिम को और ट्रॉमा या धमकी से बचाने की सबसे बड़ी जरूरत भी बेल देने के मामले में सख्त रवैये में सिग्निफिकेंट रोल निभाती है। जब किसी व्यक्ति पर सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंस का आरोप लगता है तो अक्सर शुरू में अदालत बेल देने में हिचकिचाती है। ट्रायल पेंडिंग रहने के दौरान
कस्टडी से रिहा क्यों किया जाना चाहिए। इसके लिए कंपेलिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी कारण बताने का बर्डन ऑफ प्रूफ काफी हद तक अक्यूज पर आ जाता है। प्रोसिक्यूशन आमतौर पर ऐसे केसेस में बेल एप्लीकेशंस का पुरजोर विरोध करेगा, ऑफेंस की ग्रेविटी और अक्यूज्ड को रिहा करने से जुड़े पोटेंशियल रिस्क्स को हाईलाइट करते हुए। यह डिफेंस लॉयर के काम को खास तौर पर चैलेंजिंग बना देता है, जिसके लिए केस की पूरी समझ और मजबूत लीगल आर्गुमेंट्स की जरूरत होती है। कोर्ट व्यक्ति की लिबर्टी और पब्लिक सेफ्टी के बीच सावधानी से संतुलन बनाती है। इसके अलावा इन ऑफेंसेस का सोसाइटल और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी सख्त बेल कंडीशंस में योगदान देता है। POCSO एक्ट के तहत आने वाले क्राइम्स जनता में तीव्र भावनाएं और बच्चों की सेफ्टी को लेकर चिंता पैदा करती है। जुडिशरी इस कॉन्टेक्स्ट से और जस्टिस सिस्टम में जनता का विश्वास बनाए रखने की जरूरत से पूरी तरह वाकिफ है। इसलिए ऐसे सेंसिटिव केसेस में बेल से जुड़े फैसले बहुत ध्यान और सोच विचार के साथ लिए जाते हैं। कोर्ट को यह इंश्योर करना होता है कि उसके फैसले से इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल प्रोसेस कमजोर न पड़े और न ही विक्टिम या समाज को कोई एडिशनल रिस्क हो, जिससे बेल का रास्ता काफी कठिन हो जाता है। चलिए अब बेल पाने के लीगल प्रोविजंस के कानूनी दांव पेंच को समझते हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के सीरियस नेचर के बावजूद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 बेल पाने के रास्ते बताता है। CRPC का सेक्शन 437 खास तौर पर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के अलावा दूसरी कोर्ट्स को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केसेस में भी बेल देने का अधिकार देता है, कुछ शर्तों और एक्सेप्शंस के साथ। जैसे कि बेल आमतौर पर तब नहीं दी जाती जब यह मानने के रीजनेबल ग्राउंड्स हो कि अक्यूज्ड ने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। लेकिन कुछ प्रोवाइजोस भी हैं, जैसे महिलाओं या बीमार या कमजोर लोगों के लिए, जो ऐसे गंभीर सिचुएशंस में भी बेल पर विचार करने की इजाजत देते हैं। सीरियस केसेस में बेल के लिए आर्ग्यू करते समय कोर्ट के सामने कई लीगल ग्राउंड्स पेश किए जा सकते हैं। एक मुख्य ग्राउंड है अक्यूज्ड के खिलाफ प्रीमा फेसी केस का न होना, मतलब प्रोसिक्यूशन द्वारा पेश किए गए शुरुआती एविडेंस कमजोर हैं या जुर्म में शामिल होने का इशारा करने के लिए नाकाफी है। एक और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है अक्यूज्ड द्वारा पहले ही काटी गई डिटेंशन की अवधि, खासकर अगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ है या बहुत धीमी गति से चल रहा है। ट्रायल में अनरीजनेबल डिले, जिसके लिए अक्यूज्ड जिम्मेदार न हो, बेल के लिए एक मजबूत ग्राउंड हो सकता है, क्योंकि यह स्पीडी ट्रायल के अधिकार का उल्लंघन करता है, जो एक फंडामेंटल राइट है। केस के मेरिट्स बेल एप्लीकेशंस में पिवटल रोल निभाते हैं। इसमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, विटनेस स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी द्वारा जमा किए गए कोई भी मटेरियल एविडेंस और चार्जशीट की डिटेल्ड एग्जामिनेशन शामिल है। डिफेंस लॉयर को इन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से स्क्रूटिनाइज करना चाहिए, ताकि प्रोसिक्यूशन की कहानी को कमजोर करने वाली इनकंसिस्टेंसीज, कॉन्ट्रडिक्शंस या कोरॉबोरेटिंग एविडेंस की कमी को पहचाना जा सके। ऐसी कमियों को बताने से कोर्ट को परसुएड किया जा सकता है कि अक्यूज्ड को दोषी मानने के लिए ग्राउंड्स काफी नहीं है, या फुल ट्रायल होने पर जहां एविडेंस को क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए अच्छी तरह से टेस्ट किया जा सके और ज्यादा जेल में रखना जस्टिफाइड नहीं है। आखिरकार कोर्ट एक बैलेंसिंग एक्ट करती है। यह व्यक्ति के लिबर्टी के फंडामेंटल राइट को स्टेट के हितों, विक्टिम और समाज की सेफ्टी और फेयर ट्रायल सुनिश्चित करने की जरूरत के सामने तौरती है। कोर्ट अक्यूज्ड की समाज में जड़े, उनके न्याय से भागने की लाइवलीहुड, उनका पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड, खासकर अगर IPC धारा 75 लगी है, यह रेलेवेंट है और इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में कोऑपरेट करने की उनकी इच्छा जैसे फैक्टर्स पर विचार करेगा। अगर बेल दी जाती है तो कोर्ट सख्त कंडीशंस लगा सकती है, जैसे पासपोर्ट सरेंडर करना, पुलिस स्टेशन में रेगुलर रिपोर्टिंग करना या विक्टिम और विटनेसेस से दूर रहना। आखिर में चलिए बेल पाने के स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस और लीगल एक्सपर्टीज के महत्व पर बात करते हैं। सीरियस ऑफेंसेस के चार्जेस का सामना करते समय पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप है एक काबिल क्रिमिनल डिफेंस लॉयर को एंगेज करना, जैसे IPC धारा 75, 76 के साथ दूसरे गंभीर अपराध या POCSO एक्ट की धारा 8 के तहत। ऐसे कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव केसेस को हैंडल करने में स्पेसिफिक एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज रखने वाले लॉयर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। यह लीगल एक्सपर्ट केस के सभी पहलुओं को बारीकी से रिव्यू करेगा।
जिसमें FIR, विटनेस टेस्टिमनीज, मेडिकल रिपोर्ट्स अगर कोई हो और प्रोसिक्यूशन द्वारा जमा किए गए दूसरे एविडेंस शामिल हैं, ताकि बेल स्टेज से ही एक मजबूत डिफेंस स्ट्रेटजी बनाई जा सके। जब लॉयर केस को अच्छी तरह एनालाइज कर लेता है तो अगला स्टेप होता है बेल एप्लीकेशन की मेटिकुलस प्रिपरेशन। यह डॉक्यूमेंट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, यह एक क्रिटिकल लीगल सबमिशन है जिसमें उन सभी ग्राउंड्स को डिटेल में बताना होता है जिनके आधार पर बेल मांगी जा रही है। इसमें अक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से केस के फैक्ट्स को साफ साफ पेश करना चाहिए, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज की किसी भी प्रोसीजरल लैप्स को हाईलाइट करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में कमजोरियों को बताना चाहिए और बेल की प्ली को सपोर्ट करने वाले रेलेवेंट लीगल प्रेसिडेंट्स का हवाला देना चाहिए। एनेक्स्चर्स के साथ मजबूत फैक्चुअल असर्शंस एक पर्सुएसिव एप्लीकेशन के लिए क्रूशल हैं। बेल एप्लीकेशन की कोर्ट हियरिंग के दौरान डिफेंस लॉयर जज के सामने ओरल आर्ग्यूमेंट्स पेश करेगा। ये आर्ग्यूमेंट्स रिटन एप्लीकेशन में बताए गए पॉइंट्स को डिटेल में समझाएंगे, इस बात पर जोर देते हुए कि अक्यूज्ड की कंटिन्यूड डिटेंशन क्यों जरूरी नहीं है। लॉयर कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि अक्यूज्ड फ्लाइट रिस्क नहीं है, एविडेंस से छेड़छाड़ नहीं करेगा और विटनेसेस को इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन आमतौर पर बेल का विरोध करेगा, अक्यूज्ड की कंटिन्यूड कस्टडी को जस्टिफाई करने के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेगा। जज फैसला लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनेगा। निष्कर्ष में सीरियस नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए बेल हासिल करना बेशक एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन यह किसी भी तरह से नामुमकिन नहीं है। एक सोची समझी लीगल स्ट्रैटेजी, मेहनत से तैयार की गई और मजबूती से आर्ग्यू की गई बेल एप्लीकेशन और एक अनुभवी क्रिमिनल डिफेंस लॉयर की कुशल एडवोकेसी सबसे जरूरी है। जुडिशियरी बेल मामलों में अपने विवेक का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करती है, सभी पेश किए गए फैक्ट्स और लीगल आर्ग्यूमेंट्स पर विचार करते हुए। हालांकि रास्ता मुश्किल हो सकता है, एक सिस्टमैटिक और इन्फॉर्म्ड अप्रोच फेवरेबल आउटकम की संभावना को काफी बढ़ा देता है। हमेशा यह याद रखते हुए कि अंतिम फैसला कोर्ट के विवेक पर निर्भर करता है।